तुम डुलुओ वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होकर नुओडिंग अकादमी पहुंच चुके थे। तुम्हारी उम्र सिर्फ 6 साल थी। उस दिन जब तुम कैंटीन में पत्थर जैसे सख्त काले बन खा रहे थे, तभी अचानक पूरे स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स तुम्हारे मन की आवाज सुनने लगे। बट हेयर्स द ट्विस्ट, सिर्फ तांग सान ही कुछ नहीं सुन पा रहा था। तुमने मन ही मन बड़बड़ाया, ये बन इतना सख्त है कि इससे अखरोट भी तोड़ सकते हैं। इतना सुनते ही कैंटीन वाली आंटी के हाथ से करछी गिर गई। तभी तुम्हारे मन में अगला ख्याल आया, भविष्य में तांग सान भगवान बनेगा और फिर श्याओ वू को बलिदान देना पड़ेगा। सामने बैठी खरगोश कानों वाली छोटी लड़की श्याओ वू ने अपने हाथ का बन इतना जोर से दबाया कि वह आटे का गोला बन गया। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरी अकादमी तुम्हारे मन की बातें सुन रही थी, लेकिन किसी ने भी तुम्हें यह नहीं बताया। यहाँ तक कि तांग सान खुद भी इस रहस्य से पूरी तरह अनजान था। उधर वांग शेंग ने जैसे ही तुम्हारे मन में यह सुना कि जो भी तांग सान के बहुत करीब जाएगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा, अगले ही पल उसने घबराकर अपनी कुर्सी लात मारकर दूर फेंक दी। तुमने मन ही मन कहा, बस चुपचाप पढ़ाई पूरी करके निकल जाना है। हीरो से दूर रहोगे तो सेफ रहोगे। लो प्रोफाइल ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। जब तक मेरा सीक्रेट बाहर नहीं आएगा मैं आराम से जिंदा रह सकता हूं। सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? श्याओ वू के कान खड़े हो गए। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि तांग सान को छोड़कर कैंटीन में मौजूद लगभग हर व्यक्ति तुम्हारी अगली सोच सुनने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार तुम चुप रहे। कई लोगों के चेहरे पर साफ निराशा दिखाई देने लगी। तभी तांग सान को एहसास हुआ कि सबकी नजरें उस छोटे लड़के पर टिकी हुई हैं जो अभी बाहर जाने वाला था। उसने धीरे से वांग शेंग से पूछा, ये कौन है? वांग शेंग बोला, नया वर्क स्टडी स्टूडेंट है। नाम लिन यी है। 3 दिन पहले आया है। सुना है इसका मार्शल स्पिरिट सपोर्ट टाइप का है, लेकिन पूरी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि तांग सान तुम्हारे मन की आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन सबके अजीब रिएक्शन देखकर उसे समझ आ गया कि यह नया लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। वह उठकर तुम्हारे सामने आया और मुस्कुराकर बोला, हेलो, मेरा नाम तांग सान है। मैं भी वर्क स्टडी स्टूडेंट हूँ। तुम एक पल के लिए चौंक गए। मन में सोचा, हीरो खुद मेरे पास क्यों आ गया? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो इसे अभी श्याओ वू के साथ फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए थी। पीछे खड़ी श्याओ वू का चेहरा हल्का लाल हो गया। फ्रेंडशिप? ये लड़का आखिर सोच क्या रहा है? तुमने शांति से जवाब दिया, मेरा नाम लिन यी है। लेकिन अंदर ही अंदर तुम लगातार बड़बड़ा रहे थे, इतना पास मत आओ। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जो भी तुम्हारे करीब आया उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। श्याओ वू को बलिदान देना पड़ा। रोंगरों का सेट लगभग खत्म हो गया। यह सुनते ही वांग शेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए तांग सान की तरफ देखा। अगर इसके साथ दोस्ती की तो पूरा सेट खत्म हो जाएगा। ये तो चलता फिरता डिजास्टर है। वह मन ही मन सोचने लगा, अब से इससे जितना दूर रहूं उतना अच्छा। उधर तांग सान आसपास के लोगों के अजीब व्यवहार को नोटिस कर रहा था, लेकिन वजह समझ नहीं पा रहा था। उसने तुम्हें घूरते हुए पूछा, क्या तुमने अभी कुछ कहा था? तुमने मासूम चेहरा बनाकर जवाब दिया, नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना नाम बताया। लेकिन तुम्हारे मन में फिर विचार आया, क्या मैं इसे बता दूं कि भविष्य में इसकी पत्नी मर जाएगी? या ये कि इसका असली पिता भी कम मुसीबत नहीं है? या फिर इसका गुरु भी उतना महान नहीं जितना लोग समझते हैं? श्याओ वू ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इतनी सारी चौंकाने वाली बातें सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उधर कुछ टीचर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक तुरंत ऑफिस की तरफ भाग गया। स्पष्ट था कि वह इस घटना की रिपोर्ट करने जा रहा था। तांग सान की आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि लिन यी के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तांग सान मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें अकादमी में किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझसे कहना। तुमने मन ही मन कहा, प्लीज मुझसे दूर ही रहो, यही सबसे बड़ी हेल्प होगी। तुम जहां जाते हो वहां ट्रबल खुद चलकर आ जाती है। यह सुनते ही कई स्टूडेंट्स एक कदम पीछे हट गए। तांग सान के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसे साफ महसूस हुआ कि अब सब लोग उससे दूरी बनाने लगे हैं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। तुमने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, लेकिन मैं खुद संभाल लूंगा। इतना कहकर तुम तेजी से वहां से निकल गए। मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जल्दी निकलो। हीरो के साथ ज्यादा देर खड़े रहे तो कहीं प्लॉट ही एक्टिवेट न हो जाए। मुझे अभी बहुत साल और जीना है। तुम्हारी यह आखिरी सोच सुनते ही पूरा कैंटीन एकदम शांत हो गया। सब लोग अजीब नजरों से तांग सान को देखने लगे। कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
यहाँ तक कि श्याओ वू भी पहली बार उसकी तरफ दौड़कर नहीं गई। वांग शेंग और बाकी वर्क स्टडी स्टूडेंट्स चुपचाप अपना खाना उठाकर बाहर चले गए। कुछ ही सेकंड में तांग सान अकेला खड़ा रह गया। उसे महसूस हुआ कि जिस दुनिया में वह बड़े सपनों के साथ आया था वह अब पहले जैसी नहीं रही। और इस पूरी कहानी की शुरुआत सिर्फ एक लड़के से हुई थी, लिन यी। वैसे भी सिर्फ क्लास ही अटेंड करनी थी। तुमने एक पल सोचा, फिर जाकर श्याओ वू के बगल में बैठ गए। क्लास के कोने में बैठा तांग सान तुम्हारी तरफ लगातार देख रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, समथिंग इज रॉन्ग। श्याओ वू का तुम्हारे प्रति इतना फ्रेंडली होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पूरी क्लास तुम्हें अजीब नजरों से देख रही थी। यहाँ तक कि कैंटीन में मौजूद वे टीचर भी आज इसी थ्योरी क्लास में आकर बैठ गए थे। तभी दरवाजे से हल्की खांसी की आवाज आई और यू शियाओगांग अंदर आए। उनका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था, पीठ सीधी और चेहरे पर वही गंभीर एक्सप्रेशन। उन्होंने अपनी किताब मेज पर रखी और पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई। पीछे दूसरी क्लास के टीचर्स को बैठा देखकर वह थोड़े हैरान हुए। आज मेरी क्लास में इतने लोग क्यों आए हैं? लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और गंभीर आवाज में बोले, आज हम मार्शल स्पिरिट की कैटेगरी और उसकी कल्टीवेशन डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तुम मन ही मन मुस्कुराए। लो, शुरू हो गया। अब थोड़ी देर में अपनी फेमस थ्योरी की तारीफ भी शुरू कर देंगे। पूरी क्लास एकदम सीधी होकर बैठ गई। लेकिन किसी को लेक्चर में दिलचस्पी नहीं थी। सब सिर्फ तुम्हारे मन की अगली आवाज सुनना चाहते थे। यू शियाओगांग ने स्टूडेंट्स का यह उत्साह देखा तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उन्होंने गला साफ किया और बोले, याद रखो, बेकार मार्शल स्पिरिट जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ बेकार स्पिरिट मास्टर होते हैं। तुम मन ही मन हंस पड़े। क्लासिक डायलॉग। लेकिन यह बात कहने वाले की जन्मजात सोल पावर सिर्फ आधा लेवल थी। बाद में तांग सान की दी हुई फेरी ग्रास की वजह से ही लेवल 30 पार कर पाए। कितना बड़ा आयरनी है, पीछे बैठे एक टीचर की हंसी छूट गई। बाकी स्टूडेंट्स भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे। यू शियाओगांग ने नाराज होकर उनकी तरफ देखा, फिर ब्लैकबोर्ड पर लिखा, स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप, एजिलिटी टाइप, कंट्रोल टाइप, सपोर्ट टाइप, डिफेंस टाइप और हीलिंग टाइप। लिखने के बाद जैसे ही वह पलटे, उन्होंने देखा कि पूरी क्लास की नज़र फिर से तीसरी पंक्ति की तरफ चली गई थी। तुम मन ही मन बोले, ये तो बेसिक नॉलेज है, 3 साल का बच्चा भी जानता है। वैसे ये क्लासिफिकेशन भी तुमने स्पिरिट हॉल की रिसर्च रिपोर्ट से कॉपी की थी ना? यू शियाओगांग की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें आज का माहौल बेहद अजीब लग रहा था। पीछे बैठे टीचर्स बार बार हंसी रोक रहे थे और स्टूडेंट्स बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे थे। लेकिन जब भी वह तुम्हें देखते, तुम पूरी शांति से बैठे रहते। तुमने फिर सोचा, 30 साल पहले स्पिरिट हॉल ने मार्शल स्पिरिट क्लासिफिकेशन पर पूरी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। तुमने बस उसे अपना रिसर्च बताकर पेश कर दिया। क्या कमाल की पैकेजिंग है। पूरी क्लास में दबीबी खांसी की आवाज गूंजने लगी। यू शियाओगांग ने गहरी सांस ली और बोले, ये 6 कैटेगरी मेरे कई वर्षों की रिसर्च का नतीजा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर। तुम मन ही मन हंसे। अब अपनी ही तारीफ शुरू होगी। आखिर खुद भी तो कंट्रोल टाइप हो। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारा लुओ संपाओ तो एक साधारण स्ट्रॉन्ग अटैक स्पिरिट से भी हार जाए। उसे टॉप कंट्रोल स्पिरिट कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पहली बेंच पर बैठी एक लड़की हंसी रोक नहीं पाई। यू शियाओगांग का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें कोई समस्या है? लड़की घबरा गई। न, नहीं सर, बस अचानक कुछ फनी याद आ गया। इतना कहकर उसने चुपके से तुम्हारी तरफ देखा। यू शियाओगांग ने ठंडी सांस ली और फिर कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर की अहमियत समझाने लगे। तुम मन ही मन बोले, बात तो सही है, लेकिन एग्जाम्पल देते समय हर बार खुद की कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? कहते हो कि लुओ संपाओ ने 100 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल किया था। अरे भाई, वो स्पिरिट बीस्ट पहले से घायल था। पीछे बैठे एक टीचर ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और तुम्हारी हर बात लिखनी शुरू कर दी। उसे लगा कि ये सारी बातें भविष्य में बहुत काम आएंगी। लेकिन यू शियाओगांग को कुछ भी पता नहीं था। वह पूरे जोश में बोले, मेरे हिसाब से किसी भी टीम का कोर हमेशा कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर होना चाहिए। तुमने तुरंत मन ही मन कहा, फिर से अपनी ही मार्केटिंग शुरू। असली दुनिया में तो समान लेवल का स्ट्रॉन्ग अटैक स्पिरिट मास्टर तुम्हें कुछ ही सेकंड में हरा देगा। और वैसे भी लुओ संपाओ का सबसे फेमस अटैक तो गैस छोड़ना ही है। यह सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से खांसने लगी ताकि हंसी छिपा सके। इस बार यू शियाओगांग खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पढ़ाना बंद किया और पूरी क्लास पर गुस्से से नजर डाली। आज तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब हंसी रोकने में लगे थे।
सिर्फ तांग सान पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। यू शियाओगांग ने उसकी तरफ इशारा किया। तुम बताओ मैंने अभी क्या समझाया? तांग सान खड़ा हुआ और बोला, सर आपने बताया कि किसी भी टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर होता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। एक शानदार कंट्रोल स्पिरिट मास्टर पूरे बैटल को अपने हिसाब से बदल सकता है। तुम मन ही मन हंस पड़े। वाह! गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हैं। और तांग सान, तुम खुद को कंट्रोल टाइप क्यों बता रहे हो? तुम्हारा असली हथियार तो हिडन वेपन्स हैं। अगर तुम्हारे पास क्लियर स्काई हैमर का टैलेंट न होता तो ब्लू सिल्वर ग्रास कब की बेकार हो चुकी होती। तुम एक पल रुके, फिर मन ही मन बोले, रुको, ब्लू सिल्वर ग्रास भी साधारण नहीं है। वह तो असल में ब्लू सिल्वर एम्परर है। यह सोचते ही पूरी क्लास अचानक एकदम शांत हो गई। तुम्हारे मन की आवाज एक बार फिर पूरी क्लास में गूंज उठी। रिगरस कैलकुलेशन? सच में? तुम्हारा मतलब उन सिर्फ 30 स्पिरिट मास्टर्स के सैंपल से है, जिनमें से 28 नोबल फैमिली के थे और जिनके सोल रिंग्स उनके परिवार ने पहले से तैयार कर दिए थे। असली कॉमन स्पिरिट मास्टर्स, जो अपनी जान जोखिम में डालकर खुद सोल बीस्ट का शिकार करते हैं, उनमें बहुत से लोग पहला सोल रिंग ही 500 साल या उससे ज्यादा का एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तुम्हारी थ्योरी बस उन बच्चों को प्रभावित कर सकती है जिन्होंने असली दुनिया देखी ही नहीं। यह सुनते ही पूरी क्लास में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई वर्क स्टडी स्टूडेंट्स के चेहरे पर अचानक समझ आने वाला भाव दिखाई दिया। तो इसलिए हमेशा लगता था कि मास्टर की थ्योरी में कुछ न कुछ गड़बड़ है। यू शियाओगांग ने आपस में बातें करते स्टूडेंट्स को देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, सोल रिंग ईयर लिमिट पर मेरी रिसर्च मेरी पूरी थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पहला सोल रिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि पहला सोल रिंग 400 साल से कम का होना चाहिए। यह भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। पूरी क्लास ध्यान से बैठी थी, लेकिन किसी का ध्यान लेक्चर पर नहीं था। सब सिर्फ तुम्हारे मन की अगली आवाज का इंतजार कर रहे थे। तुम अपनी कॉपी पर बेकार सी ड्राइंग बनाते हुए मन ही मन बोले, फिर वही पुरानी कंजर्वेटिव थ्योरी। और क्या तुमने कभी पूरा डेटा देखा भी था? स्पिरिट हॉल की इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर किसी स्पिरिट मास्टर की फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्शियल स्पिरिट क्वालिटी और सोल पावर प्योरिटी पर्याप्त हो तो पहला सोल रिंग 600 साल तक का भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। हर इंसान की क्षमता अलग होती है। सबको एक ही स्टैंडर्ड से कैसे मापा जा सकता है? तुम्हारे बगल में बैठी शाओ वो अपनी हंसी रोकते रोकते लाल हो चुकी थी। वह पहले तुम्हारी तरफ देखती, फिर स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहे यू शियाओगांग को देखती और उसे यह पूरी क्लास अब तक की सबसे मजेदार क्लास लग रही थी। उधर यू शियाओगांग ने पूरी क्लास की शांति देखकर संतुष्ट होकर सिर हिलाया। लगता है सब मेरी थ्योरी से सहमत हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग हर स्टूडेंट अपनी हंसी दबा रहा था। तभी तुम्हारे मन की आवाज फिर सुनाई दी, सहमत? मास्टर खुद अभी लेवल 29 पर हैं। तीसरा सोल रिंग तक कभी हासिल नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। छोटे बच्चों को प्रभावित करना आसान है। तुमने मन ही मन लंबी सांस छोड़ी। पीछे बैठे ली सर आखिर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। यू शियाओगांग ने तुरंत उनकी तरफ देखा। ली सर, क्या आपको मेरी बात से कोई आपत्ति है? ली सर ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी थ्योरी बहुत रिगरस है, लेकिन रिगरस बोलते समय उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वह हंसी रोक रहे हैं। बाकी लोग भी मुंह ढककर मुस्कुराने लगे और फिर तुरंत सीरियस होने का नाटक करने लगे। यू शियाओगांग ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर ब्लैकबोर्ड पर लिखा, सोल स्किल सिलेक्शन एंड मार्शियल स्पिरिट मैचिंग। उन्होंने कहा, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सोल स्किल चुनते समय सबसे जरूरी बात यह है कि वह आपके मार्शियल स्पिरिट से पूरी तरह मैच करे। तुमने मन ही मन जम्हाई ली। फिर वही कॉमन सेंस। ये तो हर कोई जानता है कि सोल स्किल मार्शियल स्पिरिट से मैच होना चाहिए। असली सवाल तो यह है कि किस मार्शियल स्पिरिट के लिए कौन सा स्किल सबसे अच्छा रहेगा। अलग अलग स्टेज पर कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल होगा। सबसे जरूरी बातें तो कभी बताते ही नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। क्लास तुम्हें बेहद बोरिंग लगने लगी। तभी शाओ वो धीरे से तुम्हारे पास झुककर फुसफुसाई, लिन यी, तुम्हें मास्टर की क्लास कैसी लग रही है? उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। तुम एक पल के लिए चौंके, फिर धीरे से बोले, अच्छी है। मास्टर की थ्योरी काफी सिस्टमैटिक है। तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर शाओ वू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
उसे यह नया लड़का पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। क्लास के कोने में बैठा तांग सान यह सब देख रहा था। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। कैंटीन से लेकर अब तक श्याओ वू का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब तो क्लास के बीच में भी वह तुमसे धीरे धीरे बातें कर रही थी। बाकी सभी लोग भी बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे थे, लेकिन खुलकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस तरह सबसे अलग पड़ जाने का एहसास तांग सान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यू शियाओगांग ने टॉपिक बदलते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अपने जीवन का एक वास्तविक म्यूटेशन केस बताता हूँ। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। फाइनली अब लुओ संपाओ की एंट्री होने वाली है। तुम सीधे होकर बैठ गए और पूरी क्लास भी ध्यान से सुनने लगी। यू शियाओगांग ने धीमी आवाज में कहा, मेरा मार्शियल स्पिरिट मूल रूप से ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन होना चाहिए था, लेकिन जब मैं 6 साल का था, अवेकनिंग के समय उसमें मलिग्नेंट म्यूटेशन हो गया। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सब अगली बात सुनने का इंतजार करने लगे। उन्होंने आगे कहा, म्यूटेशन के बाद मेरा मार्शियल स्पिरिट आज जिस रूप में तुम जानते हो वैसा बन गया। हालांकि उन्होंने लुओ संपाओ का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि वह उसी की बात कर रहे हैं। तुम्हारे मन की आवाज फिर गूंजी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन का लुओ संपाओ बन जाना सच में एक टिपिकल म्यूटेशन केस है। लेकिन मास्टर, क्या तुम वाकई यकीन से कह सकते हो कि यह सिर्फ ईविल म्यूटेशन था? यू शियाओगांग कुछ पल रुके, जैसे कोई पुराना दर्द याद आ गया हो। फिर बोले, पीछे बैठे कई टीचर तो अपनी सीट से सीधे खड़े हो गए। तुम्हारे मन की आवाज फिर पूरे क्लासरूम में गूंज उठी। गोल्डन होली ड्रैगन, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का सबसे बड़ा सीक्रेट। पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट के इतिहास में यह मार्शियल स्पिरिट गिने चुने लोगों के पास ही दिखाई दिया है। अगर मेरी बात सच है तो यू शियाओगांग की पूरी ट्रेजेडी टाली जा सकती थी, लेकिन स्टेज पर खड़े यू शियाओगांग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया था। उन्होंने पीछे खड़े टीचर्स का बदला हुआ एक्सप्रेशन देखा और सोचा कि शायद सभी लोग उनकी दर्दभरी कहानी से प्रभावित हो गए हैं। उनका मन थोड़ा हल्का हुआ और उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अनुभव से तुम सब सीखो कि मार्शियल स्पिरिट म्यूटेशन पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर ईविल म्यूटेशन हो जाए तो वह किसी स्पिरिट मास्टर की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारे मन की आवाज फिर गूंजी। ऐसा बोल रहे हो जैसे गुड म्यूटेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सच तो यह है कि ज्यादातर ईविल म्यूटेशन में मार्शियल स्पिरिट पूरी तरह बेकार हो जाता है और सोल पावर तक विकसित नहीं हो पाती। लेकिन तुम फिर भी लेवल 29 तक पहुंचे। इसका मतलब तुम पहले से ही बहुत से स्पिरिट मास्टर्स से बेहतर थे। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं, बल्कि तुम्हारी मेंटालिटी थी। तुम हमेशा खुद को बेकार समझते रहे, जबकि सच में तुम एवरेज से कहीं बेहतर थे। तुमने अपनी कॉपी पर बड़े अक्षरों में लिखा, माइंडसेट डिसाइड्स योर लिमिट। बगल में बैठी शाओ वो ने जैसे ही ये शब्द देखे, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि तुम्हारी हर बात के पीछे कोई गहरी समझ छिपी हुई है। उधर यू शियाओगांग ने अपना उदाहरण पूरा किया और क्लास की तरफ देखकर पूछा, मार्शियल स्पिरिट म्यूटेशन को लेकर किसी का कोई सवाल है? उन्होंने यह सवाल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई हाथ उठाएगा। लेकिन इस बार पहली बेंच पर बैठी एक लड़की खड़ी हो गई। मास्टर, अगर किसी का मार्शियल स्पिरिट गुड म्यूटेशन से गुजरे तो उसकी पूरी पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल पूछने के बाद उसने चुपके से तुम्हारी तरफ देखा। साफ था कि वह जवाब यू शियाओगांग से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की आवाज से सुनना चाहती थी। यू शियाओगांग ने कुछ पल सोचा और बोले, मेरी रिसर्च के अनुसार गुड म्यूटेशन के बाद सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे मन में तुरंत जवाब आया। फिर वही कॉन्सर्वेटिव थ्योरी। गुड म्यूटेशन के बाद शरीर और मार्शियल स्पिरिट दोनों अपनी सबसे एक्टिव स्टेट में होते हैं। उसी समय सही अपॉर्चुनिटी ढूंढकर पोटेंशियल को और जगाना चाहिए। अगर पहले स्टेबिलिटी के नाम पर बहुत देर कर दी तो म्यूटेशन का आधा फायदा अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसी एडवाइस देकर तो लोगों का भविष्य ही खराब हो जाएगा। तुमने हल्का सा सिर हिलाया। सामने बैठी लड़की ने तुम्हारी इस छोटी सी रिएक्शन को भी नोट कर लिया और तुरंत अपनी कॉपी में लिख लिया। यू शियाओगांग ने उसे इतनी मेहनत से नोट्स बनाते देखा तो संतुष्ट होकर मुस्कुराए। कोई और सवाल? तभी वांग शेंग खड़ा हो गया। मास्टर, अगर मार्शियल स्पिरिट में म्यूटेशन तो हो जाए, लेकिन समझ ना आए कि वह गुड है या ईविल, तब क्या करना चाहिए? यू शियाओगांग ने गंभीर होकर जवाब दिया, ऐसी स्थिति में पूरी मार्शियल स्पिरिट एग्जामिनेशन करनी चाहिए। सोल पावर टेस्ट, एट्रीब्यूट एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस और पुराने म्यूटेशन केसेस से तुलना करनी चाहिए। तुम्हारे मन की आवाज फिर गूंज उठी। बोलना आसान है,
नोडिंग जैसे छोटे शहर में इतनी एडवांस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? प्रैक्टिकल तरीका यह है कि उसी टाइप के दूसरे स्पिरिट मास्टर्स के साथ स्पारिंग करो। रियल बैटल में ही असली बदलाव समझ आता है। और म्यूटेशन के शुरुआती समय में मार्शल स्पिरिट खुद भी स्टेबल नहीं होता, इसलिए शुरुआती टेस्ट रिजल्ट पर भरोसा करना बेकार है। ग्राउंड रियलिटी से कटी हुई थ्योरी किसी काम की नहीं होती। इतना सोचकर तुमने अपनी कॉपी में उस जवाब के सामने एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया। इसके बाद एक एक करके कई स्टूडेंट्स और पीछे बैठे टीचर्स सवाल पूछने लगे। यू शियाओगांग हर बार सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर देते रहे, लेकिन तुम्हारे मन की आवाज हर सवाल का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता देती। धीरे धीरे पूरी क्लास जानबूझकर ऐसे सवाल पूछने लगी जिनका असली जवाब तुम्हारे मन से निकल सके। यू शियाओगांग को लगा कि आज के स्टूडेंट्स पहले से कहीं ज्यादा मेहनती और क्यूरियस हैं। उन्हें लगा कि उनकी थ्योरी ने सबको इंस्पायर कर दिया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सब लोग असली नॉलेज तुम्हारे मन की आवाज से हासिल कर रहे थे। तुम तो बस मन ही मन कमेंट करते जा रहे थे, लेकिन अनजाने में स्पिरिट हॉल और अलग अलग एम्पायर्स की कई सीक्रेट रिसर्च भी बता बैठे। पीछे बैठे टीचर्स की नोटबुक पूरी भर चुकी थी। उनमें लिखी जानकारी इतनी कीमती थी कि कुछ बातें उन्होंने भी पहली बार सुनी थीं। अब उनके मन में एक ही विचार था, अगर किसी को सच में मास्टर कहना चाहिए तो वह यू शियाओगांग नहीं, बल्कि यह रहस्यमय लड़का लिन यी है। तभी यू शियाओगांग ने समय देखने के लिए रेत वाली घड़ी उठाई और बोले, ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। छुट्टी। इतना कहकर वह हमेशा की तरह सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गए, जबकि उन्हें आज भी यह पता नहीं चला कि पूरी क्लास आखिर सुन किसकी रही थी। शाओ वू ने तांग सान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और तुम्हें क्लासरूम से बाहर खींचते हुए बोली, चलो जल्दी, पहले आज का काम खत्म करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बाहर से गर्मागर्म मीट बंस खिलाऊंगी। तुम कुछ कहना ही चाहते थे, लेकिन तभी शाओ वू ने बीच में ही तुम्हारी बात काट दी। तुम्हारे मन में तुरंत एक अजीब ख्याल आया। ये छोटी खरगोश आज कुछ ज्यादा ही अलग बिहेवियर कर रही है। कहीं इसे मुझ पर क्रश तो नहीं हो गया, या फिर ये मुझसे तांग सान के बारे में कुछ जानना चाहती है। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में तो इसे तांग सान से पहली नजर में प्यार हो गया था। क्या इतनी जल्दी उसका दिल बदल गया? तुम्हारे मन की बात सुनते ही शाओ वू का चेहरा हल्का लाल हो गया। कैसा लव एट फर्स्ट साइट? कैसी क्रश? ये लड़का हर समय ऐसी ही अजीब बातें क्यों सोचता रहता है? लेकिन सच यह था कि वह तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहती थी ताकि तुम्हारे मन में पहले सुनाई दी गई सैक्रिफाइस वाली बात का सच जान सके। उसे हर हाल में पता लगाना था कि भविष्य में आखिर होने क्या वाला है। उधर क्लास के कोने में खड़ा तांग सान यह सब देख रहा था। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ अचानक इतना बदल कैसे गया। पूरी क्लास उससे दूरी बना रही थी, जबकि सिर्फ कुछ दिन पहले आए तुम्हारे साथ सब लोग बेहद फ्रेंडली हो गए थे। तांग सान ने वांग शेंग की तरफ देखकर पूछा, वांग शेंग, आज दोपहर की सफाई की ड्यूटी पहले की तरह ही रहेगी ना? पहले के हिसाब से उसकी जोड़ी शाओ वू के साथ बननी थी। वांग शेंग ने असहज होकर अपनी नाक खुजलाते हुए कहा, वो तांग सान। शाओ वू ने कहा है कि वह आज लिन यी के साथ टीम बनाएगी। तांग सान ने फिर पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ टीम बना सकते हो? यह सुनते ही वांग शेंग का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। नहीं, मैंने पहले ही ली क्यांग के साथ पेयर बना लिया है। इतना कहकर वह तुरंत अपना सामान उठाकर वहां से निकल गया, जैसे उसे डर हो कि तांग सान फिर से कुछ पूछ लेगा। तांग सान ने बाकी वर्क स्टडी स्टूडेंट्स की तरफ देखा। जो लोग पहले उसका बहुत सम्मान करते थे, अब या तो उसकी नजरें चुरा रहे थे या फिर बिजी होने का नाटक कर रहे थे। कोई भी उसके साथ टीम बनाने को तैयार नहीं था। उधर तुम क्लासरूम से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचने लगे, ये क्या हो गया? वर्क स्टडी स्टूडेंट्स के बीच कोई झगड़ा हो गया क्या? ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो वांग शेंग पहले ही तांग सान से हार मान चुका था। फिर अब तांग सान ने खुद टीम बनाने को कहा तो उसने मना क्यों कर दिया? और बाकी लोग भी उससे दूर क्यों भाग रहे हैं? तुम्हारी यह सोच सुनकर शाओ वू ने पीछे मुड़कर एक नजर तांग सान पर डाली। सचमुच पहले जब तांग सान ने वांग शेंग को हराया था, तब सब लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन अब तुम्हारे मन की आवाज सुनने के बाद हर कोई उससे डरने लगा था। यहां तक कि शाओ वू भी पहले जैसी निश्चिंत नहीं रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, लिन यी, चलो, हमें देर हो रही है। ठीक है, तुमने सिर हिलाया और उसके साथ क्लासरूम से बाहर निकल गए। दोनों को साथ साथ जाते हुए देखकर तांग सान की मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं।
वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि कुछ ही दिन पहले तक शाओ वो उससे हंसकर बातें करती थी, उसे अपना बड़ा भाई तक बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल क्यों गया? तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, तांग सान। उसने मुड़कर देखा। थ्योरी क्लास में पीछे बैठे ली सर दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। क्लास में उन्होंने तांग सान के भविष्य से जुड़ी इतनी चौंकाने वाली बातें सुन ली थीं कि अब उनकी नजरें भी पहले जैसी नहीं रहीं। तांग सान ने सम्मान से सिर झुकाया। ली सर, आपने बुलाया? ली सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कुछ खास नहीं। बस अगर पढ़ाई या जिंदगी में कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो सीधे मेरे पास आ जाना। उनकी आवाज में साफ साफ सिंपैथी झलक रही थी। तांग सान ने उस एहसास को तुरंत महसूस कर लिया, लेकिन इससे उसकी उलझन और बढ़ गई। धन्यवाद सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ली सर ने सिर हिलाया, एक बार फिर उसे देखा और धीरे धीरे वहां से चले गए। तांग सान उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अचानक उसके लिए बदल चुकी हो। दूसरी तरफ टूल रूम में श्याओ वू ने एक नई झाड़ू उठाकर तुम्हारी तरफ बढ़ाई। लोग, ये वाली ठीक लग रही है। तुमने मुस्कुराकर झाड़ू ले ली। थैंक्स। फिर तुमने सहजता से पूछा, मुझे तो याद है कि तुम्हारी और तांग सान की दोस्ती काफी अच्छी थी। उसे अकेला छोड़ना ठीक रहेगा। श्याओ वू ने दूसरी झाड़ू उठाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारी दोस्ती उतनी खास नहीं है। तुम्हारे मन में तुरंत एक और अजीब ख्याल आया, इतनी भी अच्छी नहीं। ये क्या मामला है? कहीं श्याओ वू भी लुक्स की फैन तो नहीं? क्या उसे मैं तांग सान से ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं? तुमने बाहर से सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है। चलो फिर। तुम्हारी यह सोच सुनते ही श्याओ वू ने तुम्हें जोरदार साइड आई दिया और मन ही मन बोली, ये लड़का सच में कभी नहीं सुधरेगा। श्याओ वू ने झाड़ू चलाते हुए कहा, वैसे तांग सान बाकी वर्क स्टडी स्टूडेंट्स से थोड़ा दूर दूर ही रहता है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई बड़ा सीक्रेट है, लेकिन वह किसी को बताना ही नहीं चाहता। इसलिए उसके करीब जाना भी आसान नहीं है। तुमने हैरानी से पूछा, अचानक उसकी बात क्यों कर रही हो? श्याओ वू ने तुरंत बात बदल दी। कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि वो थोड़ा अलग थलग रहता है। तुम्हारे मन में तुरंत ख्याल आया, अरे, ओरिजिनल स्टोरी में तो श्याओ वू तांग सान की सबसे बड़ी फैन थी। आज ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? लेकिन अगर ग्रुप में घुलने मिलने की बात करें तो तांग सान कैसे करेगा? उसकी मेंटल एज तो लगभग 30 साल की है। क्या वह सच में 6 साल के बच्चों के साथ खेल पाएगा? रुको, मेरी मेंटल एज भी तो 20 से ऊपर है और मैं भी यहाँ झाड़ू ही लगा रहा हूँ। यह सोचकर तुम खुद ही हल्का साहस पड़े और फिर दोबारा सफाई करने लगे। तुम्हारे मन की यह बात सुनते ही श्याओ वू की आंखें चमक उठीं। मेंटल एज 20 साल? कहीं क्या लिन ही भी मेरी तरह किसी सोल बीस्ट का ह्यूमन फॉर्म तो नहीं? वह यही पूछने वाली थी कि तुम्हारे मन की अगली आवाज गूंज उठी। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से इस समय तक तांग सान ब्लैकस्मिथ शॉप में काम शुरू कर चुका होगा। टैंग सेक्ट की हिडन वेपन टेक्निक्स से एक्स्ट्रा मनी भी कमा रहा होगा। शायद मुझे भी कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी चाहिए। तुम मन ही मन हिसाब लगाने लगे। वर्क स्टडी स्टूडेंट की इतनी कम स्कॉलरशिप में तो कुछ मीट बंस भी मुश्किल से मिलते हैं। मेरी भी किस्मत अजीब है, अचानक इस दुनिया में आ गया। ऊपर से इस शरीर के माँ बाप ने मुझे नोर्डिंग अकादमी में छोड़ दिया और फिर पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ दिया। थैंकफुली मेरे पास ट्विन मार्शियल स्पिरिट्स तो हैं। यह सुनते ही श्याओ वू के हाथ से झाड़ू छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या लिन ये भी ट्विन मार्शियल स्पिरिट्स वाला है? साथ ही उसके मन में एक और सवाल उठा, और ये जिस हीरो टीम की बात करता है उसमें कौन कौन है? सिर्फ तांग सान? या मैं भी? झाड़ू गिरने की आवाज सुनकर तुमने सिर उठाया। क्या हुआ? श्याओ वू जल्दी से झाड़ू उठाते हुए बोली, कुछ नहीं, हाथ फिसल गया था। तुमने मन ही मन सोचा, आज श्याओ वू सच में बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही है। छोड़ो, पहले सफाई खत्म कर लूं, फिर कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा। तुम दोबारा काम में लग गए। दूसरी तरफ श्याओ वू ने अपने मन का तूफान छिपाते हुए सामान्य बनने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने सहजता से पूछा, लिन यी, तुम्हारा मार्शियल स्पिरिट क्या है? मैंने अभी तक देखा नहीं। तुम्हारे हाथ एक पल के लिए रुक गए। आज इसे इतने सवाल क्यों सूझ रहे हैं? खैर, बता देने में क्या जाता है। वैसे भी दूसरों की नज़र में मेरा मार्शियल स्पिरिट कोई खास नहीं है। तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपोर्ट टाइप मार्शियल स्पिरिट है। नाम है मिरियड स्टार रिवर। बस साथियों की ताकत थोड़ी बहुत बढ़ा देता है। कोई खास काम का नहीं।
लेकिन तुम्हारे मन में असली सच्चाई गूंज रही थी। अगर मिरियड स्टार रिवर को सही तरह डेवलप किया जाए तो यह टॉप टियर सपोर्ट मार्शियल स्पिरिट बन सकता है। यह सिर्फ ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं बढ़ाता, बल्कि सोल पावर स्टोर कर सकता है, विजन शेयर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर चलता फिरता एनर्जी बैंक भी बन जाता है। अफसोस, अभी मेरी सोल पावर बहुत कम है, इसलिए फिलहाल यह सिर्फ फ्लैशलाइट जैसा काम कर रहा है। यह सुनते ही शाओ वू की आंखें फैल गईं। ये मार्शियल स्पिरिट बेकार नहीं, बल्कि डिवाइन लेवल सपोर्ट मार्शियल स्पिरिट है। बाहर से उसने मासूम बनते हुए कहा, सपोर्ट टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टीम को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम मुस्कुराए। इसलिए तो मैं मेहनत से कल्टिवेट करूंगा, ताकि एक दिन काम का सपोर्ट स्पिरिट मास्टर बन सकूं। लेकिन तुम्हारे मन की अगली बात सुनकर शाओ वो फिर चौंक गई। मुझे फिलहाल अपने दूसरे मार्शियल स्पिरिट रेडिएंट सन डिवाइन स्पीयर को पूरी तरह छिपाकर रखना होगा। पहले सबको यही लगे कि मैं सिर्फ सपोर्ट टाइप हूं। जब ताकत बढ़ जाएगी तभी दूसरा मार्शियल स्पिरिट रिवील करूंगा। शाओ वू की पकड़ झाड़ू पर और मजबूत हो गई। तो रेडिएंट सन डिवाइन स्पीयर इसका दूसरा मार्शियल स्पिरिट है, और नाम से ही लगता है कि यह बेहद पावरफुल अटैक टाइप मार्शियल स्पिरिट होगा। उसने कुछ पल तुम्हें देखा, फिर गंभीर होकर पूछा, लिन यी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम एक पल के लिए चौंक गए। अचानक फ्रेंडशिप? ये क्या हो रहा है? क्या मैंने अनजाने में ओरिजिनल स्टोरी बदल दी? शाओ वो तो 10 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट है। अगर मैं इसका दोस्त बना तो क्या मुझे भी हीरो टीम में शामिल होना पड़ेगा? तुम्हारे मन की यह बात सुनते ही शाओ वो का पूरा शरीर सिहर उठा। उसे सचमुच मेरी असली पहचान पता है, और उसने मुझे हीरो टीम का हिस्सा भी माना है। तो क्या मेरा भविष्य सच में सैक्रिफाइस ही है? उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन तुम उसकी हालत से पूरी तरह अनजान थे। कुछ पल सोचने के बाद तुमने मुस्कुराकर कहा, जरूर। दोस्त जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। शाओ वो ने अपने डर को जबरदस्ती छिपाया और मुस्कुराते हुए बोली, तो तय रहा। आज से हम दोस्त हैं। तुमने उसकी मुस्कान देखी और मन ही मन सोचा, ये छोटी खरगोश जब हंसती है तो बहुत क्यूट लगती है। अफसोस, इसका भविष्य बहुत दुखद है। तांग सान के लिए सैक्रिफाइस, फिर सोल रिंग के अंदर कैद, बड़ी मुश्किल से रिवाइवल, और आखिर में शूरा गॉड के साथ गॉड रियल्म चली जाएगी। ऐसा फ्यूचर कोई भी नहीं चाहेगा। तुमने सिर झटक दिया। छोड़ो, ये सब सोचकर भी क्या होगा? इससे मेरा क्या लेना देना? लेकिन शाओ वो अब और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। टीचर्स ऑफिस में अचानक एक शिक्षक गंभीर आवाज में बोले, क्या आप लोगों ने नोटिस किया? लिन यी जब शाओ वू की बात करता है तो हमेशा उसे 10 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट का ह्यूमन फॉर्म कहता है। दूसरे टीचर ने तुरंत विरोध किया, ये कैसे हो सकता है? ऐसी चीजें तो सिर्फ लेजेंड्स में सुनी जाती हैं। ली सर ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, लेकिन लिन यी अब तक इतनी सारी ऐसी बातें बता चुका है जो हम में से कोई नहीं जानता था। एक बार शाओ वू के बारे में भी सोचिए। सिर्फ 6 साल की उम्र, इन्नेट फुल सोल पावर और सॉफ्ट बोन रैबिट मार्शियल स्पिरिट जिसकी क्वालिटी सामान्य से कहीं ज्यादा है। ग्रे डायरेक्टर सुसर गहरी सोच में पड़ गए। फिर भी 10 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट का ह्यूमन फॉर्म, यह बात मानना बहुत मुश्किल है। एक टीचर ने धीरे से पूछा, तो अब क्या करें? क्या हमें स्पिरिट हॉल को रिपोर्ट कर देना चाहिए? सुसर ने तुरंत सिर हिलाया, अभी नहीं। ये सारी जानकारी बहुत संवेदनशील है और इसका सोर्स भी अज्ञात है। अगर बिना सोचे समझे रिपोर्ट कर दी तो बेवजह बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उन्होंने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, फिलहाल हमारा काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके इकट्ठा करो। खासकर लिन यी पर नजर रखो, उसके अंदर बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। और तांग सान पर भी। अगर वह सच में ट्विन मार्शियल स्पिरिट्स वाला है तो उसकी इंपॉर्टेंस पूरी तरह बदल जाएगी। तभी एक टीचर ने धीरे से कहा, लेकिन लिन यी ने यह भी कहा था कि जो भी तांग सान के बहुत करीब जाएगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। शाओ वू 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल क्लैंग, लगभग पूरा सेट तबाह हो जाएगा। पूरा ऑफिस फिर से खामोश हो गया। यह भविष्यवाणी इतनी भारी थी कि कोई कुछ नहीं बोल पाया। आखिर में सुसर ने फैसला सुनाया, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी मामले में सीधे दखल नहीं देंगे। हर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी और मास्टर यू शियाओ गांग को भी अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि उनका मार्शियल स्पिरिट शायद गोल्डन होली ड्रैगन बन सकता था तो पता नहीं वह क्या कर बैठेंगे।
सभी टीचर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। उधर शाओ वो लड़खड़ाते हुए हॉस्टल पहुंची। कमरे में घुसते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ी और खुद को सिकोड़कर बैठ गई। सैक्रिफाइस, सोल रिंग में कैद, रिवाइवल, फिर शूरा गॉड के साथ गॉड रियल। तुम्हारे मन की ये सारी बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। वह सचमुच 10 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट सोल बीस्ट थी। उसने स्टार दो फॉरेस्ट इसलिए छोड़ा था ताकि इंसानों की दुनिया को समझ सके और अपनी माँ की मौत का बदला लेने का रास्ता खोज सके। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने अपनी पहचान छिपा कर रखी तो वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन तुम्हारे मन की आवाज ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं सच में भविष्य में तांग सान के लिए सैक्रिफाइस कर दूंगी। उसके मन में तांग सान की तस्वीर उभर आई। वह मानती थी कि तांग सान बाकी बच्चों से अलग था, सिर्फ 6 साल की उम्र में भी बेहद मैच्योर, शांत और प्रतिभाशाली। इसी वजह से वह उसके करीब आई थी। उसे लगता था कि तांग सान के साथ रहने से वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब सब बदल चुका था। अगर तुम्हारी बातें सच थीं, तो उसका भविष्य सिर्फ अपनी जान और आत्मा कुर्बान करना था। उसने अचानक मुट्ठी भींच ली। क्यों? मैं स्टार दो फॉरेस्ट की 10 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी इंसान के लिए क्यों दे दूं? नहीं, मेरी किस्मत का फैसला मैं खुद करूंगी। उसने आंसू पोंछे और फैसला किया कि वह वापस तुम्हारे पास जाएगी। अगर लिन ये इतना कुछ जानता है तो शायद वह मेरा भविष्य भी बदल सकता है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी तभी दरवाजा खुला और तांग सान हाथ में कागज का पैकेट लिए अंदर आया। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? मैं सफाई वाली जगह गया था। लिन यी ने बताया कि तुम पहले ही लौट आई हो। शाओ वू ने तुरंत अपनी भावनाएं छिपाईं और मुस्कुराकर बोली, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वापस आ गई। तांग सान ने चिंता से पूछा, कहाँ तकलीफ है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। शाओ वू की नजर उसके हाथ में पकड़े पैकेट पर गई। इसमें क्या है? तांग सान मुस्कुराया। अभी ब्लैकस्मिथ शॉप से अपनी मजदूरी लेकर आया हूँ। रास्ते में तुम्हारे लिए कुछ मीट बंस भी ले आया। जल्दी खा लो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। पहले होती तो शाओ वो खुशी से तुरंत पैकेट ले लेती, लेकिन इस बार उसने सिर्फ हल्के से उसे छुआ और हाथ वापस खींच लिया। थैंक्स, लेकिन मैं पहले लिन यी को ढूंढ कर आती हूँ। वह अभी अकेले सफाई कर रहा होगा। शाओ वू तांग सान ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में साफ शक था। क्या लिन यी ने तुमसे कुछ कहा है? शाओ वू एक पल को ठिठक गई, लेकिन तुरंत सामान्य बनकर बोली, नहीं, वह तो नया स्टूडेंट है। वह मुझसे क्या कहेगा? अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि सिर्फ तांग सान ही तुम्हारे मन की आवाज नहीं सुन सकता। तांग सान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब से लिन यी आया है तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति पूरी तरह बदल गया है। शाओ वू ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वह नया स्टूडेंट है, इसलिए मैं बस उसकी थोड़ी मदद कर रही हूँ। सच? तांग सान ने फिर पूछा। हाँ, इतना कहकर शाओ वू ने उसे और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मीट बंस के लिए थैंक्स, मैं चलती हूँ। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। तांग सान वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। आखिर लिन यी में ऐसा क्या है? क्यों शाओ वो क्लासमेट्स और यहाँ तक कि टीचर्स भी उसके आने के बाद इतने बदल गए? उसने धीरे से तुम्हारा नाम दोहराया, लिन यी। तुम सोच ही रहे थे कि इस नए वर्क स्टडी स्टूडेंट में आखिर ऐसी क्या खास बात है। उधर एकेडमी बिल्डिंग की पहली मंजिल के कॉरिडोर में तुम अपनी सफाई पूरी कर चुके थे। कमर सीधी करते हुए तुमने माथे का पसीना पोंछा। उफ, 6 साल का शरीर सच में जल्दी थक जाता है। लेकिन आज तो पूरी स्टोरी ही ट्रैक से बाहर चली गई। यंग मिस शाओ वू पहली बार तांग सान से दूर हो गई। शायद यही उसके लिए बेहतर हो। अगर वो जल्दी स्टार डाउ फॉरेस्ट लौट जाए तो शायद उसे सैक्रिफाइस वाली डेस्टिनी का सामना ना करना पड़े। तुम सफाई का सामान समेटकर टूल रूम की ओर बढ़े ही थे कि सीढ़ियों के मोड़ पर शाओ वू हाथ में एक पेपर बैग लिए खड़ी दिखाई दी। साफ था कि वो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने हैरानी से पूछा, अरे तुम तो कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। शाओ वू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब ठीक हो। उसने होठ दबाए और पेपर बैग तुम्हारे हाथ में थमा दिया। ये लो, मीट बंस अभी भी गर्म है। मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी, जल्दी खा लो नहीं तो ठंडे हो जाएंगे।
तुम मन ही मन बोले, ये छोटी रैबिट गर्ल आखिर चाहती क्या है? कभी कहती है तबीयत खराब है, फिर अचानक ठीक हो जाती है। लेकिन चेहरे पर चिंता दिखाते हुए पूछा, सच में अब ठीक हो? हाँ बिल्कुल। तुमने पेपर बैग खोला, अंदर 3 सफेद गर्मा गर्म मीट बंस थे जिनसे लाजवाब खुशबू उठ रही थी। तुम्हारे मन में तुरंत ख्याल आया, ओह, तो इसलिए अचानक भाग गई थी। मेरे लिए मीट बंस खरीदने गई थी। यह सुनकर शाओवू थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि सच तो ये था कि ये बंस तांग सान ने खरीदे थे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तुम्हें देखती रही। तुमने संकोच से कहा, अरे ये कैसे ले सकता हूं? लेकिन उसी समय तुम्हारे पेट से जोर की आवाज निकली। सुबह वाला पत्थर जैसा हार्ड बन पेट भरने के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। आखिर तुमने झिझक छोड़कर एक बन उठा लिया और बड़ा सा बाइट लिया। रस से भरा मीट और गर्म सूप माउथ में फैल गया। तुम्हारी आंखें चमक उठी। वाह, इस दुनिया में आने के बाद पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना मिला है। यही असली खाना होता है। लगता है जल्दी से पैसे कमाने का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो रोज ऐसे बन नसीब नहीं होंगे। तुम्हारे मन की बात सुनकर शाओवू की आंखों में हल्की चमक आई। कुछ पल सोचने के बाद उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, लिन ये, अगर किसी इंसान को पहले से पता चल जाए कि उसका फ्यूचर बहुत दुखद होने वाला है, तो उसे क्या करना चाहिए? सवाल सुनते ही तुम लगभग बन से घुट गए। 2-3 बार खांसने के बाद बोले, अचानक ऐसा सवाल क्यों? शाओवू ने मासूमियत से सिर हिलाया। बस ऐसे ही पूछ रही हूं। लेकिन उसकी आंखों में साफ बेचैनी थी। तुमने मन ही मन सोचा, कहीं ये अपने बारे में तो नहीं पूछ रही? ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से उसका फ्यूचर सच में बहुत दर्दनाक है, लेकिन अभी उसे यह सब पता नहीं होना चाहिए। तुमने कुछ पल उसे गौर से देखा। जब कुछ समझ नहीं आया तो शांत स्वर में बोले, अगर फ्यूचर बुरा है तो उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। शाओवू की आंखें चमक उठी। मतलब डेस्टिनी बदली जा सकती है? तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ चीजें शायद तय होती हैं, लेकिन वे कैसे होंगी, कब होंगी और उनका रिजल्ट क्या होगा, यह इंसान अपने कर्मों से बदल सकता है। मैन कैन चेंज डेस्टिनी, पूरी तरह सच हो या ना हो, लेकिन कोशिश छोड़ना सबसे बड़ी हार है। शाओवू के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। थैंक यू लिन, अब मैं समझ गई। तुम मन ही मन हैरान हुए, ये आखिर समझी क्या? मुझे तो खुद नहीं पता मैंने क्या समझाया। तभी तुम्हारी नजर सामने गई। तांग सान सीधे तुम्हारी तरफ चला आ रहा था। उसकी निगाहें तुम्हारे हाथ में पकड़े मीट बन पर टिकी थीं। तुमने मन में सोचा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इसे मीट बन से जलन तो नहीं हो रही? शाओवू ने भी उसकी तरफ देखा और एक पल को उसका शरीर तन गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को सामान्य बना लिया। शाओ सान, तुम यहां? तांग सान ने पहले मीट बन देखा, फिर शाओवू को और आखिर में तुम्हें। उसने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? आवाज शांत थी, लेकिन अंदर हल्की जलन साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे मन में अचानक बिजली सी कौंधी। रुको, कहीं ये मीट बंस तांग सान ने तो नहीं खरीदे? तुमने बन की तरफ देखा, फिर शाओवू के झेंपे हुए चेहरे की तरफ। अगले ही पल सब समझ में आ गया। गया काम से, मैं तो तांग सान के खरीदे हुए बन खा गया। ओरिजिनल स्टोरी में तो ये आगे चलकर शाओवू को लेकर कितना पॉजेसिव होने वाला है। अभी भी इसके अंदर ओनरशिप फीलिंग शुरू हो चुकी होगी। ये सुनते ही शाओवू का चेहरा हल्का लाल हो गया। वह कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले तांग सान मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ मीट बंस ही तो है। अगर लिन यी को पसंद आए तो मुझे खुशी है। तुमने मन ही मन कहा, लो जी। वही क्लासिक स्माइल, बाहर से स्वीट, अंदर से कंप्लीट डेंजर। अगर पहले पता होता कि ये बन तांग सान के हैं तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। अब तो शायद इसने मन ही मन मुझे एनिमी लिस्ट में डाल दिया होगा। बाहर से तुमने शांत रहते हुए आखिरी बाइट खत्म किया, हाथ साफ किए और मुस्कुराकर बोले, थैंक यू तांग सान। मेरा मतलब थैंक्स कि शाओवू ने इन्हें मेरे साथ शेयर किया। तांग सान ने हल्के से आंखें सिकोड़कर तुम्हें देखा, फिर से मुस्कुरा दिया। योर वेलकम, हम सब क्लासमेट्स हैं। तुम मन ही मन हंस पड़े। क्लासमेट्स? बाकी स्टूडेंट्स के साथ तो इतनी सॉफ्ट टोन अभी नहीं अपनाई। बेचारे वांग शेंग और बाकी लड़कों को तो पहले ही अच्छी तरह सीधा कर चुका है। फिर तुमने दोनों को ध्यान से देखा। वैसे इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ अजीब नहीं लग रहा? सिर्फ 6 साल की उम्र में मैरिड कपल जैसी कोल्ड वॉर चल रही है। तुमने देखा कि शाओवू जानबूझकर तांग सान से दूरी बना रही थी, जबकि तांग सान साफ तौर पर बेचैन था। उसने फिर पूछा, शाओवू अब सच में ठीक हो? शाओवू ने सिर हिलाया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बस चक्कर आ रहे थे, अब सब ठीक है। तांग सान ने राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर तुम्हारी तरफ मुड़ी। लिन यी, अकेडमी में सब ठीक चल रहा है? वर्क स्टडी का काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं? तुमने मन ही मन कहा, लो, शुरू हो गया क्लासिक इन्वेस्टिगेशन मोड। अब अगला सवाल मार्शल स्पिरिट, सोल पावर और बैकग्राउंड पर ही होगा। लेकिन चेहरे पर विनम्र मुस्कान रखते हुए बोले, थैंक्स फॉर आस्किंग, सब ठीक है। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे रहने और खाने का खर्च निकल जाता है।
मैं संतुष्ट हूं। तांग सान ने सिर हिलाया। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा मार्शल स्पिरिट क्या है? मैंने अभी तक देखा नहीं। तुमने मन ही मन लंबी सांस ली। देखा, मैंने कहा था ना, यही पूछेगा। बाहर से तुमने बिल्कुल सामान्य स्वर में जवाब दिया। मैं ऑक्सिलरी सिस्टम सोल मास्टर हूं। मेरा मार्शल स्पिरिट वानशियांग स्टार रिवर है। कोई खास ताकत नहीं है, बस थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता है। तुमने जानबूझकर अपनी बात बहुत साधारण रखी ताकि तांग सान की सतर्कता कम हो जाए। आखिर जिस इंसान की हिडन वेपन्स पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली हो, उसकी नजर में ज्यादा हाईलाइट होना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। तांग सान हल्का सा मुस्कुराया। ऑक्सिलरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टीम को एक अच्छे सपोर्ट सोल मास्टर की हमेशा जरूरत होती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक उभरी, जैसे वो तुम्हें और गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हो। यह तो हद हो गई। हालांकि अभी वानशियांग स्टार रिवर सच में सिर्फ टॉर्च जैसी ताकत वाला एक सहायक मार्शल स्पिरिट है, लेकिन भविष्य में अगर यह पूरी तरह विकसित हो गया तो तुम्हारे तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों से भी कम नहीं होगा। और फिर तुम खुद तो चीट जैसी ताकत लेकर आए हो। तुम्हें असली स्पेड मास्टरों को नीचा दिखाने का क्या हक है? मन ही मन तुम नाराज थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हाँ, मैं भी उम्मीद करता हूं कि एक दिन एक काम का सहायक स्पिरिट मास्टर बन सकूं। यह देखकर कि तुम सिर्फ एक सहायक प्रकार के स्पिरिट मास्टर हो और उससे कोई खतरा नहीं है, तांग सान ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने कहा कि वो मास्टर से कुछ बातें पूछने जा रहा है और वहां से चला गया। तुमने उसकी पीठ को तब तक देखा जब तक वो गलियारे के अंत में गायब नहीं हो गया। तुम्हें बेबसी महसूस हुई। तुम्हें तांग संप्रदाय का वो नियम याद आया जिसमें मृत्यु का कारण हो उसे मारा जा सकता है। यही नियम लगभग तांग सान का जीवन सिद्धांत बन चुका था। जिस व्यक्ति को भी वो मरने योग्य समझ लेता, उसके खिलाफ कभी दया नहीं दिखाता। तभी शाओ ने तुम्हारी ओर देखकर पूछा, लिन यी, क्या तुम तांग सान से डरते हो? तुमने सिर हिलाया। डरता नहीं हूं, बस ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। सच कहूं तो उसकी शुरुआत मुझसे कहीं बेहतर रही। उसके पास तांग संप्रदाय के सारे छिपे हुए हथियारों का ज्ञान है। अगर भगवान मुझे भी कोई जबरदस्त चीट या सिस्टम दे देते तो देखना मैं उसे कैसे टक्कर देता। लेकिन अभी के लिए जितना हो सके लो प्रोफाइल रहना ही ठीक है। उससे जितनी दूरी रहे उतना अच्छा। शाओ ने तुम्हारे मन की आवाज सुन ली। उसे तुम्हारी बेबसी भी समझ आई और तांग सान के प्रति तुम्हारी नाराजगी भी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, चलो पहले औजार जमा कर दें, अंधेरा होने वाला है। दोनों ने मिलकर औजार समेटे और टूल रूम की ओर चल पड़े। रास्ते में शाओ फिर पहले जैसी चंचल दिखाई दी, लेकिन तुम महसूस कर सकते थे कि उसके मन में कोई चिंता है और उसका संबंध शायद तांग सान से ही है। उसी समय दूसरी ओर यू शाओडांग अपने निजी कार्यालय में तुम्हारी छात्र फाइल हाथ में लिए गहरी सोच में डूबा था। फाइल में लिखा था, लिन यी, आयु 6 वर्ष, मार्शल स्पिरिट, वानशियांग स्टार रिवर, सहायक प्रकार, जन्मजात स्पिरिट पावर स्तर 3, माता पिता अज्ञात, नोर्डिंग शहर के अनाथ कल्याण संस्थान की सिफारिश पर प्रवेश। यह एक बिल्कुल साधारण फाइल थी, लेकिन यो शाओगांग को बार बार महसूस हो रहा था कि इसमें कुछ अजीब है। आज की थ्योरी क्लास में जो छात्र हमेशा ऊँघते रहते थे या ध्यान नहीं देते थे, वे सभी असाधारण रूप से गंभीर थे। उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जो काफी गहरे और पेशेवर थे। यहां तक कि जो शिक्षक उसकी थ्योरी का मजाक उड़ाते थे, वे भी आज उसकी क्लास सुनने आ गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि छात्रों और शिक्षकों का ध्यान उसकी बजाय तुम पर ज्यादा था। क्या उसकी रिसर्च में अचानक कोई बड़ी सफलता आ गई थी? उसने तुरंत इस विचार को नकार दिया। उसकी थ्योरी को तो आज तक मुख्य धारा के स्पिरिट मास्टर जगत ने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। अचानक इतना ध्यान मिलना असंभव था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए। ली शिक्षक एक नोटबुक हाथ में लिए अंदर आए। उनकी नजर यू शाओगांग के हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ी। मास्टर, आप लिन यी की फाइल देख रहे हैं? यू शाओगांग मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? ली शिक्षक बोले, अभी मैंने आपको रिकॉर्ड रूम से यह फाइल लेते देखा था। आज क्लास में मैंने भी महसूस किया कि यह छात्र कुछ अलग है। यू शाओगांग तुरंत समझ गया कि उसके शब्दों में कोई छिपा हुआ मतलब है। ली शिक्षक, क्या आप कुछ जानते हैं? ली शिक्षक कुछ पल चुप रहे। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे मन की आवाज से सुना था वह इतना चौंकाने वाला था कि बिना सबूत के किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि यू शाओगांग तुम्हारे मन की आवाज सुन ही नहीं सकता था। उन्होंने उल्टा सवाल पूछा, मास्टर, आपकी नजर में लिन यी कैसा छात्र है? यू शाओगांग ने कुछ देर सोचकर कहा, बहुत बुद्धिमान है, उसकी निरीक्षण शक्ति भी कमाल की है,
लेकिन उसकी जन्मजात स्पिरिट पावर सिर्फ स्तर 3 है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी होंगी। दोलुओ महाद्वीप में जन्मजात स्पिरिट पावर ही किसी स्पिरिट मास्टर की सीमा तय करती है। स्तर 3 वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी में मुश्किल से 20-25 स्तर तक पहुंच पाता है। तीसरा रिंग पार करना लगभग असंभव होता है। ली शिक्षक ने पूछा, अगर उसके मार्शल स्पिरिट में कोई खास बात हो तो? यू शाओबांग ने सिर हिलाया। वानशियान स्टार रिवर? मैंने इस तरह का मार्शल स्पिरिट कभी नहीं सुना। ऊपर से यह सहायक प्रकार का है, इसमें क्या खास हो सकता है? ली शिक्षक मुस्कुराए। कभी कभी किसी मार्शल स्पिरिट की असली गुणवत्ता सिर्फ ऊपर से देखकर नहीं समझी जा सकती। यू शाओगांग ने सीधे पूछा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? ली शिक्षक ने मुंह खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं, बस यूं ही कह रहा था, यह 2 दिन बाद होने वाली वार्षिक प्रतियोगिता की सूची है, आप देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने नोटबुक मेज पर रखी और दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गए। पीछे मुड़कर बोले, मास्टर, कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देने से इंसान को उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। यह कहकर वो चले गए। यू शाओबांग वही खड़ा सोचता रह गया। क्या छोड़ दूं, अपना अभिमान या अपनी बची खुची आत्मसम्मान? उसने कड़वी मुस्कान दी। उसने कई बार अपने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन कबीले में वापस जाने का सोचा था, लेकिन जैसे ही उसे अपने रिश्तेदारों की ताने मारती शक्लें याद आती, उसका साहस खत्म हो जाता। वो पूरी जिंदगी 29वें स्तर पर अटका रहना मंजूर कर सकता था, लेकिन अपमान सहकर वापस नहीं जाना चाहता था। अब पूरे कार्यालय में सिर्फ वही अकेला रह गया था। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से होकर मेज पर रखी तुम्हारी फाइल पर पड़ रही थीं। जन्मजात स्पिरिट पावर स्तर 3। ऐसी साधारण प्रतिभा पर सामान्यतः कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आज क्लास का अजीब माहौल और ली शिक्षक के रहस्यमय शब्द सब कुछ असामान्य बना रहे थे। एक सिद्धांत शोधकर्ता होने के नाते उसे सबसे ज्यादा नफरत अज्ञात चीजों से थी। तुम्हारा अस्तित्व मानो शांत झील में फेंका गया एक पत्थर था, जिसने उसकी अब तक की सारी धारणाएं हिला दी थी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अंदर आओ। इस बार तान सान अंदर आया। उसके हाथ में एक नोटबुक थी। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने जो स्पिरिट बीस्ट की आदतों पर नोट्स तैयार करने को कहा था, वे पूरे हो गए हैं। यू शाओगांग के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। तान सान उसके सभी छात्रों में अकेला था जो सचमुच उसका सम्मान करता था और उसकी थ्योरी पर विश्वास रखता था। वो प्रतिभाशाली भी था और मेहनती भी। तान सान ने नोटबुक मेज पर रखी। उसकी नजर अनजाने में यू शाओगांग के सामने रखी फाइल पर पड़ी। उसने हल्का सा भौहे सिकोड़ते हुए पूछा, लिन यी, गुरुजी, आप उसकी फाइल देख रहे हैं?